हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम अटैकर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल लेटर वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमारी हिस्ट्री की सीरीज चली हुई है और इस सीरीज़ में हमने सबसे पहले भारतीय इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण पढ़ा। उसके बाद हमने पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता और फिर हमने जो वैदिक सभ्यता है उसके बारे में पढ़ा। वैदिक सभ्यता को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। शुरू में हम लोगों ने, इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें हमने ऋग्वेद के दौरान जो आर्यों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाएं थी या उनका जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन था उसके बारे में हमने पढ़ा है। आज की इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो जीवन था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो में और इसमें एक कनेक्शन है। दोनों में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। ऋग्वेद के जो बाद की वैदिक सभ्यता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता, और इसका जो समय है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का समय इसका माना गया है। इस काल में आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन का वर्णन इस प्रकार से है या उनके जीवन में जो है निम्नलिखित परिवर्तन आए। तो सबसे पहली हेडिंग यहाँ पर आप लोग डाल लीजिए, सामाजिक जीवन की। तो उत्तर वैदिक काल की जो सभ्यता थी उसकी प्रमुख सामाजिक विशेषताएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिवार की। हमने ऋग्वैदिक काल के दौरान पढ़ा था कि आर्यों में समाज की सबसे छोटी इकाई थी परिवार, और परिवार में जो घर में सबसे बुजुर्ग होता था वो घर का मुखिया होता था। उसकी घर में बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी। उसकी जो पत्नी होती थी उसका भी सम्मान किया जाता था। सभी बातें उसकी मानी जाती थी। तो यहाँ पर भी उत्तर वैदिक काल में भी सारी चीज़ें ज़्यादातर सेम ही हैं। उस टाइम पर देखिए संयुक्त परिवार का प्रचलन था। पिता हो गया या घर का जो सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति है वो घर का मुखिया होता था, और उसका काम होता था परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका पालन पोषण करने का कर्तव्य उसका होता था। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल में एक नई बात यहाँ पर आती है कि परिवार की जो पूरी संपत्ति है वो सभी पुत्रों में बराबर बांटी जाएगी। उस टाइम पर देखिए उत्तर वैदिक काल में महिलाओं में संपत्ति नहीं बांटी जाती थी। जो पुत्र होते थे उन्हीं में प्रॉपर्टी बांटी जाती थी। और पिता के जीवन काल में ही, देखिए पिता के जिंदा टाइम में ही, उसके मृत्यु के पश्चात बंटवारा नहीं होता था, उसके जीते जी ही संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाता था। इसके संकेत जो हैं हमें वैदिक साहित्य में मिलते हैं। इसके बाद देखते हैं विवाह की। तो उत्तर वैदिक काल में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता था। वैसे भी कुछ धार्मिक अनुष्ठान होते थे जो केवल शादी के बाद ही पूरे होते थे। युवावस्था में शादी होती थी। अपने वर्ण में, मतलब एक ही वर्ण में शादी को अच्छा समझा जाता था। उस टाइम पर अंतर्जातीय विवाह भी होते थे, परंतु इससे फिर जो उनके बच्चे पैदा होते थे उनको निम्न समझा जाता था। समाज में इंटर वर्ण के बीच जो शादी हो जाती थी उनके बच्चों को निम्न समझा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हमें बाल विवाह, सती प्रथा, इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, और उस टाइम पर पर्दा प्रथा भी नहीं थी। इसके बाद बात करते हैं इनके भोजन और वस्त्र के बारे में। देखिए, जो उत्तर वैदिक आर्यों में भोजन में कोई भी अंतर नहीं आया था। मतलब जो ऋग्वैदिक काल में चल रहा था वही भोजन ये लोग करते थे। यहाँ पर देखिए मांस का प्रयोग अच्छा नहीं समझा जाता था, पर जब कोई मेहमान आता था तो उसके सत्कार में मांस उसको परोसा जाता था। अब भोजन में क्या हो गया था, यहाँ पर विविधता आ गई थी। अब आर्य क्या करने लगे थे, दूध से अनेक तरह की मिठाइयाँ बनाने लग गए थे। पहले वे सोमरस पीते थे, मदिरा से वे घृणा करते थे। अब क्या हुआ, सोमरस के स्थान पर पूर्तिका, अर्जुनानी, ये कुछ पेय पदार्थ है जिनका आर्य यूज करने लग गए थे। अब हम लोग देखते हैं निवास स्थान की। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो शुरुआत में जो आर्य आए थे वो
गाँवों में बसे थे, उनकी जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। नदियों के किनारे वे शुरू में रहते थे क्योंकि उनका मुख्य व्यवसाय खेती था और नदियों के किनारे पानी वगैरह की सुविधा उनको आसानी से मिल जाती थी। अब देखिए उत्तर वैदिक आर्य के जो घर थे वो पहले जैसे ही थे, जैसे ऋग्वैदिक आर्यों के थे वैसे ही घर थे। पर अब बदलाव ये आया था कि जो गंगा यमुना नदी के आसपास का जो उपजाऊ मैदान है वहाँ पर ये बस गए थे। अब पहले गांव में थे, अब इन्होंने क्या करा, बड़े बड़े नगरों की इन्होंने स्थापना कर ली थी। इनका जो जीवन है वो पहले से ज़्यादा स्थायी बन गया था। अब काशी तथा कौशाम्बी भी आर्य संस्कृति के प्रमुख केंद्र बन गए थे। अब जो सामाजिक जीवन है वो काफ़ी विकसित हो गया था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो उनकी लाइफस्टाइल थी उनकी तुलना में। मतलब पहले की तुलना में अब काफ़ी इनकी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा हो गया था लाइफस्टाइल। अब देखिए 4 वर्ण। शुरुआत में क्या होता है, इसी दौरान जो उत्तर वैदिक काल है यहाँ पर काम के हिसाब से वर्ण व्यवस्था बनी थी। इसमें देखिए काम के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण बन गए थे। और इनके काम में फिर देखिए कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है हमें, जो पहले काम होता था अब भी वही काम चला हुआ है। पर इनके जो नियम हैं वो काफ़ी कठोर हो गए थे। कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से जो है कोई भी व्यवसाय बदल नहीं सकता था। अब जिस वर्ण में पैदा हो गया उस वर्ण के अंदर जो काम होते थे वही काम व्यक्ति को करने पड़ते थे, चाहे उसके अंदर किसी और काम को करने की प्रतिभा भले ही क्यों ना हो। इसके बाद देखते हैं 4 आश्रम। देखिए उस टाइम पर एज लगभग 100 साल मानी जाती थी, तो इन्होंने क्या करा, पूरी लाइफ को 25-25-25 के 4 भागों में बांट दिया। और इन्होंने क्या करा, जीवन के मतलब 4 आश्रम बना दिए कि भाई 25 शुरू से 25 साल तक ये काम करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से इन्होंने 4 आश्रम बना दिए। इसकी जो व्यवस्था है वो उत्तर वैदिक आर्यों की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसका वैज्ञानिक स्वरूप जो है हमें किसी भी सभ्यता के अंदर ये देखने को नहीं मिलती हैं। इन्होंने क्या करा, समाज के में जो इनका जीवन था उसको 4 आश्रमों में बांट दिया। पहला ब्रह्मचर्य की भाई 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करा जाएगा, फिर गृहस्थ जीवन जिया जाएगा, फिर वानप्रस्थ और फिर बाद में संन्यास। तो देखिए प्रत्येक आश्रम का 25 साल इन्होंने टाइम फिक्स कर दिया था। और उस टाइम पर एक व्यक्ति की जो एवरेज एज है वो 100 साल मानी जाती थी। मनुष्य प्रत्येक आश्रम में अपना अलग अलग रोल निभाता था उस टाइम पर। तो देखिए ब्रह्मचर्य आप सभी को पता होगा, गृहस्थ में घर में रहेगा, वन में चला जाएगा, फिर संन्यास में एक सन्यासियों की तरह जीवन जिएगा। आगे देखते हैं मनोरंजन के साधन। तो जो साधन इनके ऋग्वेद में थे सेम वही साधन थे, पर यहाँ पर एक डिफरेंस है कि यहाँ पर जो है सततंतु, सत का मतलब सो होता है और तंतु का मतलब तार, इन्होंने एक यंत्र बना दिया, वाद्य यंत्र, जिसके अंदर 100 तार लगे हुए थे और उससे क्या थे, ये अपना एंटरटेनमेंट वगैरह करते थे, मतलब उससे म्यूजिक वगैरह बजाते थे। देखिए उत्तर वैदिक काल में रथ की दौड़ हो गई, घुड़दौड़, शिकार, चौपड़, जुआ, संगीत, ये सारे साधन जो है मनोरंजन के साधन थे। और हमने पीछे पढ़ा था कि जो उस टाइम पर स्त्रियाँ होती थी वे नाच गाकर अपना टाइम पास करती थी। लोगों में संगीत, नाटक खेलना ये मनोरंजन का साधन माना जाता था। उस टाइम पर जुआ भी खेला जाता था। यदि बच्चे जुआ खेलते समय पकड़े जाते थे तो उनको कठोर दंड दिया जाता था। इसके बाद देखते हैं शिक्षा का प्रसार। उत्तर वैदिक समाज में शिक्षा की उन्नत व्यवस्था थी। विद्यार्थी जीवन के लिए क्या थे, कुछ निश्चित नियम बना दिए जाते थे। उपनयन संस्कार से क्या करते थे, बालक जो है विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करता था उसको गुरु को सौंप दिया जाता था। मतलब जब बच्चे को गुरु के पास उस टाइम पर सौंपा जाता था, गुरु के घर बच्चा पढ़ने जाता था तो उसका संस्कार किया जाता था, उपनयन संस्कार। उसके बाद बच्चे को जो है गुरु के पास सौंप दिया जाता था और माता पिता के समान जो है उसको दर्जा दिया जाता था। बच्चे का जो काम होता था वो गुरु के घर में गुरु की सेवा करना, अपना अध्ययन करना, ये काम उस टाइम पर बच्चों को दिए जाते थे। उस टाइम पर देखिए जो सार्वजनिक विद्यालय हैं आज के टाइम पर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। गुरु के घर में बच्चे पढ़ते थे
और गुरुकुल में देखिए पूर्ण नैतिक और बौद्धिक शिक्षा मिलती थी। शिक्षा उस टाइम पर मौखिक रूप से दी जाती थी, क्योंकि उस टाइम पर कागज वगैरह का आविष्कार तो हुआ नहीं था। इस प्रकार उत्तर वैदिक समाज की जो शिक्षा थी वो काफ़ी उच्च स्तर की थी, या उन्नत स्तर की शिक्षा उस टाइम पर दी जाती थी। फिर देखते हैं नारी की दशा। देखिए उत्तर वैदिक काल में नारी की दशा में गिरावट आई। यहाँ पर नारी की जो स्थिति थी वो पहले जैसी नहीं थी। अब उसको जो है ना तो इतना सम्मान मिलता था, और लड़की पैदा होने पर उस टाइम पर अभिशाप समझा जाने लग गया था। इसके बाद देखते हैं नारी की दशा। उत्तर वैदिक काल में जो नारी की दशा थी वो पहले से अब खराब हो चुकी थी। ऋग वैदिक काल में नारियों को काफ़ी सम्मान प्राप्त था, घर में उनकी इज्जत की जाती थी। उनका काम जो है बच्चों को पालना और घर के जो काम धंधे हैं वे करना, इसके अलावा जितने भी धार्मिक काम हैं उनमें सहयोग देना। अब ऐसा सिस्टम नहीं था। अब देखिए एक तो बहुविवाह प्रथा चल गई थी, एक एक औरत है कई विवाह होने लग गए थे, और फिर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो उस टाइम पर अभिशाप समझा जाने लग गया उसको, और लड़की के जन्म पर खुशी मनाई जाने लग गई, और अब उनको पढ़ने लिखने का अधिकार जो था वो भी उनसे छीन लिया गया। तो उत्तर वैदिक काल में नारी की जो दशा थी वो पहले से अब उसमें गिरावट आ गई थी। उपनयन संस्कार से उनको वंचित कर दिया गया था। उपनयन संस्कार कब होता था? जब उसको गुरुकुल में छोड़ा जाता था लड़कियों को, क्योंकि पीछे ही हमने यहाँ पर उपनयन संस्कार अभी ऊपर पढ़ के आए हम लोग। फिर देखिए बहुपति प्रथा सिस्टम चालू हो गई, अंतर्जातीय विवाह भी होने लग गए। अब कन्या के जन्म पर अभिशाप समझा जाने लग गया, और पुत्र को जो है वंश बचाने वाला समझा जाने लग गया। तो नारी की स्थिति में क्या हुआ? गिरावट आई। किंतु कुछ स्त्रियां अभी भी बड़ी विदुषी थी। नारी समाज में शिक्षा का बड़ा महत्व था। मैत्रेयी तथा वाकाकानवी उस समय की विदुषी स्त्रियां थी। तो ये हमने पढ़ा है उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सामाजिक जीवन के बारे में। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने उनके परिवार के बारे में डिस्कशन करा है कि परिवार में जो घर का बड़ा व्यक्ति होता था उसका बहुत ज़्यादा आदर सत्कार किया जाता था। उसके जीते जी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाता था। जितनी संतान होती थी सभी में बराबर प्रॉपर्टी बांटी जाती थी, और विवाह को उस टाइम पर पवित्र माना जाता था। जवान होने पर सेम कास्ट में अच्छा समझा जाता था विवाह। अंतर्जातीय विवाह भी उस टाइम पर होते थे। तो ये हमने इसके अंदर पहला पॉइंट ये पढ़ा। दूसरा हम लोगों ने भोजन के बारे में पढ़ा, क्या खान पान था उनका। तो मेहमानों के सामने इन्होंने मांस परोसना शुरू कर दिया था, और सोमरस की जगह इन्होंने कई चीज़ें पेय पदार्थ बनाने शुरू कर दिए थे, और दूध से इन्होंने मिठाइयाँ बनानी शुरू कर दी थी। कपड़े की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने अब इनके पहनावे में भी जो है बदलाव आ गया था। रहने की बात करें तो निवास के बारे में हमने बात करा। जो गंगा यमुना नदियों के आसपास का उपजाऊ क्षेत्र है यहाँ पर भी परमानेंट रहने लग गए थे, और वर्ण व्यवस्था जो है यहाँ पर और थोड़ी सी कठोर हो गई थी। और 4 आश्रमों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्होंने 100 साल उम्र थी उस टाइम पर, तो 25-25 साल के 4 आश्रम इन्होंने बना दिए कि पहले ब्रह्मचर्य का जीवन जिया जाएगा, फिर गृहस्थ का, फिर वानप्रस्थ का, फिर संन्यास का। फिर हम लोगों ने मनोरंजन के साधन पढ़े इनके, कैसे कैसे ये अपना मनोरंजन करते थे। यहाँ पर हमने एक शततंतु वाद्य यंत्र इनका पढ़ा, जिसमें 100 तार लगे होते थे, उससे ये मनोरंजन करते थे। और इसके बाद हमने फिर नारी दशा देखा, शिक्षा का प्रसार देखा कि भाई शिक्षा कैसे कैसे उस टाइम पर होती थी। तो ये हमने यहाँ पर 8 पॉइंट जो है अभी इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करे हैं नारी की दशा। तो अब हम लोग इनका नेक्स्ट जीवन देखते हैं। तो हम लोगों ने पहले हेडिंग यहाँ पर पढ़ी थी सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन के बाद अब हम लोग यहाँ पर आर्थिक जीवन पढ़ते हैं। तो देखिए आर्थिक जीवन के अंदर हम लोग सबसे पहले कृषि के बारे में पढ़ते हैं। जो ऋग्वेद काल में जो आर्य थे उनका मुख्य पेशा भी कृषि था, और इनका भी मुख्य पेशा जो आजीविका का मुख्य साधन था वो कृषि था। कृषि में देखिए जो पहले की तरह ये अब भी हल और बैल यूज़ करते थे।
अब इन्होंने क्या करा, गोबर की खाद डालना शुरू कर दिया था ताकि पैदावार ज़्यादा हो सके। वैदिक साहित्य में हमें ये वर्णन मिलता है कि इस समय देखिए 6, 8, 12, 24 बैलों के द्वारा जो है खेतों में हल जोते जाते थे, मतलब खेतों को जोता जाता था। बड़े बड़े हल रखते होंगे जब देखिए 8, 6, 12, 24 हल तक, 24 बैल तक उसमें जुड़ जाएंगे तो काफ़ी बड़े हल इनके पास होंगे। इस टाइम पर देखिए धान, उड़द, तिल, गन्ना, मसूर, ये सारी फसलों की खेती की जाती थी। और उस समय पर ये लोग राजा को टैक्स भी देते थे, भूमि का जो टैक्स है वो भी ये लोग देते थे। इसके बाद देखते हैं पशुपालन। तो इनका जो दूसरा मुख्य पेशा था वो पशुपालन था। आम लोगों के अलावा जो उच्च वर्ग के लोग थे या शासक थे, वे भी पशुधन की कामना करते थे। उनकी भी इच्छा होती थी कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पशु हो। पालतू पशुओं में गाय का ज़्यादा महत्व था। माल ढोने के लिए बैल, घोड़े ये यूज़ करे जाते थे। इनके अलावा गधे, ऊँट ये भी पाले जाते थे। अथर्ववेद के अंदर हमें ऊँट गाड़ी का उल्लेख भी मिलता है। अन्य पालतू पशुओं में ये लोग भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, कुत्ता ये जानवर पालते थे। अब हम लोग देखते हैं इनके उद्योग धंधे। तो यहाँ पर देखिए उत्तर वैदिक काल में कुछ नए व्यवसायों का विकास हुआ। इस समय देखिए इन्होंने क्या करा, सोना, चांदी, तांबा, टीन, शीशा इन धातुओं को पिघलाकर पीट कर चीज़ें बनानी इन्होंने शुरू कर दी। तो ये तो हो गया इनका पहला व्यवसाय कि धातुओं से चीज़ें बनाना। दूसरा मुख्य व्यवसाय हो गया इनका वस्त्र बनाना। बुनाई का काम इन्होंने शुरू कर दिया। स्त्री पुरुष दोनों बुनाई का काम करते थे। ब्राह्मण ग्रंथ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि उस टाइम पर चिकित्सा का व्यवसाय भी उन्नत स्थिति में था। इन व्यवसायों में देखिए कुम्हार, नाई, मोची, तेली, धोबी आदि व्यवसाय भी विकास की ओर अग्रसर थे। उस समय व्यावसायिक संगठन भी प्रकाश में आ गए, मतलब छोटे छोटे लोगों के ग्रुप बन गए थे सेम काम धंधा करने वालों के। इसके बाद आगे देखते हैं व्यापार तथा वाणिज्य। तो इस समय क्या हुआ, व्यापार और वाणिज्य ये भी काफ़ी उन्नत हो गए थे। व्यापारी लोग जल और थल दोनों रास्तों से व्यापार करते थे। उस समय आंतरिक व्यापार भी होता था। उस टाइम पर देखिए लोग नियमित रूप से वस्तुओं का क्रय विक्रय करते थे। और उस टाइम पर शुरू में तो पैसे वगैरह नहीं चलते थे, सिक्के नहीं चलते थे, वस्तु विनिमय के द्वारा जो है व्यापार होता था। गायें दी जाती थी उस टाइम पर। और इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जो आने जाने का रास्ते थे उस टाइम पर सुरक्षित नहीं थे, तो व्यापारियों को पशुओं से और डाकुओं से डर रहता था। इसके बाद देखते हैं सिक्के। इसके बाद देखते हैं सिक्के। तो यहाँ पर देखिए दो विद्वान हैं, एक सिक्के का पक्ष रखते हैं, दूसरे ये कहते हैं कि उस टाइम पर सिक्के का प्रचलन नहीं था। देखिए डॉक्टर भंडारकर जो हैं, इन्होंने ये प्रूफ करा है कि उस समय निष्क, सुवर्ण, शतमान, मोषक, करशापण ये अलग अलग तरह की मुद्राएं उस टाइम पर चलती थी। और इन्हीं के जरिए क्या था, चीज़ें खरीदी और बेची जाती थी। परंतु डॉक्टर वी.सी. पांडे ये कहते हैं कि जिस अर्थ में हम लोग आज मुद्रा का प्रयोग करते हैं, उस अर्थ में उपरोक्त नामों की मुद्राएं नहीं मानी जा सकती, इन नामों की। ये इसका विरोध करते हैं। उनमें से देखिए तर्क देते हैं कि किसी एक के ऊपर भी राजा का ना तो कोई चिन्ह है, ना कोई इस पर लेख लिखा हुआ है। स्पष्ट है कि ये भिन्न भिन्न तौल के अखंड, मतलब भिन्न भिन्न तौल के धातु के टुकड़े इसको कहते हैं, जिनको लेकर वस्तुएं जो है खरीदी बेची जाती थी उस टाइम पर। तो ऐसी स्थिति में यह कहना कठिन है कि उस समय सिक्कों का प्रचलन था या नहीं। तो भंडारकर तो ये कहते हैं कि उस टाइम पर सिक्के चलते थे, और जो वी.सी. पांडे हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा कहना जो है मुश्किल है कि उस टाइम पर सिक्के चलते थे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं धार्मिक जीवन के बारे में।
तो देखिए, हमने ऋग्वेद कालीन आर्यों के बारे में जब पढ़ा था तो वहाँ पर हमने धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ा था कि उस टाइम आर्यों के 33 देवता थे। अब उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है और जिनमें से मुख्य देवता थे वरुण और इंद्र। वरुण को देखिए, ऐसा माना जाता था कि वरुण को पूरी दुनिया का पता है, कोई भी उसके प्रकोप से बच नहीं सकता, इसलिए लोग डर के कारण जो है अच्छे कर्म करते थे। इंद्र देवता को युद्ध का देवता और वर्षा का देवता माना जाता था। इसके अलावा प्रकृति की पूजा आर्य करते थे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पूजा करने के तरीके बदल जाते हैं। पहले आर्य कहीं खुले स्थान पर आसन लगाकर यज्ञ और हवन वगैरह करते थे। अब सिस्टम जो है पहले की तरह नहीं रहता है, अब यहाँ पर बदलाव आ जाता है। देवता जो हैं वे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ब्राह्मणों की प्रधानता यहाँ पर हो जाती है। अब यज्ञ वगैरह करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया जाने लग जाता है। यहाँ पर अब लोग तप में रुचि लेने लग जाते हैं, ऐसा मानने लग जाते हैं कि तप के द्वारा मन को वश में करा जा सकता है। और अब फिर देखिए, अंधविश्वास लोगों के अंदर बढ़ जाते हैं। अब उत्तर वैदिक काल अब देखिए लोगों का अंधविश्वास बढ़ जाता है। लोग भूत प्रेत, जादू मंत्र, टोना टोटका इनमें विश्वास करने लग जाते हैं और पुनर्जन्म के बारे में लोगों को ज्ञान हो जाता है कि मृत्यु के बाद दोबारा से इसी दुनिया में आना। इस वजह से लोग जो हैं मोक्ष प्राप्ति के बारे में सोचते हैं और लोगों की ये सोच होती है कि जैसा कर्म हम लोग इस जीवन में करेंगे, आगे अगला जीवन जो है उसी हिसाब से हमें मिलेगा। तो चलिए इनके बारे में यहाँ पर हम लोग अब डिटेल में पढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में वर्णन मिलता है उत्तर वैदिक काल आते आते आर्यों का जो धार्मिक विश्वास है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। समाज में अनेक तरह के अंधविश्वास, ब्राह्मणों का प्रभुत्व, अनेक नए देवताओं का उदय हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के धार्मिक जीवन का वर्णन इस प्रकार से है। सबसे पहले देखते हैं नए देवताओं का उदय। उत्तर वैदिक काल में कुछ नए देवताओं का उदय हो जाता है, परंतु देखिए नए देवता तो बन जाते हैं, पर जो पहले वाले जो देवता हैं उनकी पूजा भी जारी रहती है। ऐसा नहीं होता कि पुराने को भूलकर नयों की पूजा करने लग गए, ऐसा नहीं है। ऐसा जरूर होता है कि कुछ का महत्व अब घट जाता है, कुछ का बढ़ जाता है। अब देखिए, पहले इंद्र की पूजा ज़्यादा की जाती थी, अब उत्तर वैदिक काल में विष्णु की मान्यता जो है बढ़ जाती है। अब यहाँ पर मूर्ति पूजा शुरू हो जाती है। पूषण जो है ये शूद्रों का देवता बन गया। अब वर्ग के हिसाब से देवता जो हैं अलग अलग भी बन गए हैं लोगों के। इस युग में देखिए, जो आर्य नहीं है, जिनको हम लोग अनार्य कह सकते हैं, अब देखिए इस युग में जो अनार्य हैं उनकी यज्ञ पूजा, गंधर्व पूजा, राक्षस पूजा, सूर्य पूजा आदि की भी आर्य समाज में प्रतिष्ठा स्थापित हो चुकी थी। मतलब अब जो लोग आर्य नहीं हैं वे भी पूजा करने लग गए थे। उनकी जो पूजा है वो भी अब फेमस हो चुकी थी। इसके बाद देखिए, पूजा करने के जो तरीके हैं, जो पद्धति हैं, उसमें अब बदलाव आ चुका था, उसमें परिवर्तन हो चुका था। देवताओं की पूजा के जो मुख्य कारण हैं अब भी भौतिक कारण ही हैं, आध्यात्मिक कारण जो है उसके पीछे नहीं है। आध्यात्मिकता के कारण लोग बाग पूजा नहीं करते हैं। अब पूजा पद्धति में बदलाव आ चुका है। संतुति पाठ का प्रचलन पहले की तरह चल रहा है। जो वेदों में जो मंत्र लिखे हुए हैं उनका उच्चारण लोग करते थे। यज्ञ घरों के अंदर बाहर दोनों जगह होते थे। यज्ञों का जो आयोजन है, अब क्या होता था, पहले लोग खुद कर लेते थे, अब ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा जो है यज्ञ करा जाने लग गया था। इसके बाद देखिए ब्राह्मणों की प्रधानता। अब यज्ञ का महत्व बढ़ने से क्या हुआ, ब्राह्मणों की प्रधानता भी बढ़ गई। इसी
टाइम में जो है ब्राह्मणों ने कई बहुमूल्य ग्रंथों की रचनाएं भी करी। वैसे वे अपने आप को सच्चे ज्ञान का अधिकारी अब समझने लग गए थे, क्योंकि उन दिनों ब्राह्मणों के बिना यज्ञ असंभव हो गए थे। इसीलिए समाज में उनका आदर जो है पहले से बढ़ गया था। इसके बाद देखते हैं तप। तो देखिए, यज्ञ के साथ साथ इस युग में लोग तप में भी इंटरेस्ट लेने लग गए और ऐसा विश्वास किया जाने लग गया कि शरीर को कष्ट देने के बिना मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो लोग क्या करने लग गए, शरीर को कष्ट देना लोगों ने शुरू कर दिया। इसमें देखिए, खाना पीना कम करना हो गया, महीनों सालों तक एक ही मुद्रा में खड़े रहना। तो इस तरह के कामों को धार्मिक क्रियाएं समझा जाने लग गया। लोगों को यह विश्वास हो गया कि स्वर्ग की प्राप्ति, तो लोग देखिए ये मानने लग गए कि इन सब एक्टिविटीज या इन सब कामों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और देवताओं को वश में किया जा सकता है। आगे देखिए, पंच महायज्ञ। अब लोग उत्तर वैदिक काल में डेली 5 यज्ञ करने लग गए। ऐसी मान्यता होने लग गई कि रोज जो है ये 5 यज्ञ डेली करने हैं। इनमें ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ को देखिए ऋषि यज्ञ भी कहते थे, और ये यज्ञ करके मनुष्य अपने ऋषियों के प्रति आदर भाव प्रकट करता था। और देव यज्ञ में क्या होता था, देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ये यज्ञ किया जाता था। भूत यज्ञ जो है, इसके अंतर्गत पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, प्रजापति, काम आदि को देखिए भोजन की बलि दी जाती थी। पितृयज्ञ में पितरों के लिए तर्पण, बलिहरण इनका आयोजन किया जाता था। मनुष्य यज्ञ, मनुष्य मात्र के प्रति उत्तरदायित्व एवं सहायता की भावना से इस यज्ञ को किया जाता था। तो ये देखिए, पंचयज्ञ जो ऋग्वैदिक काल हमने पढ़ा था उस टाइम पे पंच महायज्ञ नहीं था, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर 3 ऋण जो है इसमें माने जाते हैं। ये माना जाता है कि इस दुनिया के अंदर हर आदमी देवताओं, ऋषियों, माता पिता से कुछ ना कुछ ज्ञान या शक्ति या साधन जरूर प्राप्त करता है, और फिर इन्हीं आधार पर जो है फिर व्यक्ति का जीवन सुखी बनता है। तो हर एक आदमी का दैनिक कर्तव्य यह है कि ये जो ऋण है, 3 ऋण, इनसे मुक्त होने की कोशिश या प्रयास लोगों को करना चाहिए। ये 3 ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। मतलब देवताओं के प्रति भी लोगों का कुछ कर्तव्य होना चाहिए, ऋषि मुनियों के प्रति भी और पिता के प्रति भी। इसके बाद आगे देखते हैं पुनर्जन्म, मोक्ष तथा कर्म सिद्धांत। अब देखिए, पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है, जिससे आर्य लोग पहले से ही परिचित थे, अब ये पूर्ण रूप से प्रचलित हो गया था। इसके अनुसार लोगों का ये मानना था कि मृत्यु के बाद किसी न किसी रूप से लोग जो है फिर से जन्म लेते हैं, और ये जो जन्म मरण का सिस्टम है, इससे छुटकारा पाना जो है मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। और कर्म सिद्धांत जो है, ऐसा यकीन करा जाने लग गया कि मनुष्य को कर्मों के हिसाब से जो अगला जन्म मिलता है, और जो मनुष्य बुरे काम करता है फिर उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो ये कर्म का सिद्धांत जो है ऐसा कहता है। फिर देखिए, अंधविश्वास। उत्तर वैदिक काल में लोगों में अंधविश्वास बढ़ गया। अब लोग क्या करने लग गए, भूत प्रेत इनमें विश्वास करने लग गए, जादू मंत्र, टोने टोटके ये करने लग गए। ये सोच, मतलब इस सोच से करने लग गए कि इनसे क्या है, भूतों को कंट्रोल कर लेंगे और फिर अपना मनचाहा काम निकलवा लेंगे। ये ऐसी सोच लोगों की हो गई। जो वैद्य थे उस टाइम पर अथर्ववेद के मंत्रों को पढ़कर रोगियों का इलाज उस टाइम पर करते थे।
आगे देखिए फिलोसफी, दार्शनिक सिद्धांत। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषता यह थी कि इस काल में धर्म में दर्शन के तत्वों का भी मतलब फिलोसफी का जन्म हो जाता है उत्तर वैदिक काल में। उपनिषदों में ऐसे दार्शनिक विचार दिए गए हैं जिन्हें संसार के आध्यात्मिक साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त है। इन विचारों का सार यह है कि संसार, ब्रह्म और आत्मा, इनके बीच क्या है, घनिष्ठ संबंध है। परंतु ऐसे गूढ़ विचार उत्तर वैदिक काल में बहुत कम व्यक्ति समझ सकते थे। मतलब ये जो फिलोसफी है बहुत कम लोगों के समझ में उस टाइम पर आती थी। आम देवताओं की, जो आम लोग थे वो देवताओं की पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, तो इन्हीं को जो अपनी धार्मिक भावनाओं से मतलब इन्हीं कामों से लोग जो अपने आप को संतुष्ट उस टाइम पर कर लेते थे। तो देखिए हमने उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग इनके राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए आप लोगों को हेडिंग डाल लेनी है राजनीतिक जीवन, और यहाँ पे लिख लेना है कि उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के राजनीतिक जीवन की विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार से है, या उनके राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित विशेषताएं थी। वो अपनी लैंग्वेज में आप लोग कैसे भी लिख लेना। उत्तर वैदिक काल में देखिए आर्यों ने सप्त सैंधव क्षेत्र से भारत के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। तो देखिए पहले आपको पता होगा आर्य जो पंजाब साइड का जो एरिया है हमारा, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक रफ सा मैप बना लेता हूँ। तो यहाँ पर शुरू में रहे थे, फिर इन्होंने क्या करा, इधर पूर्व की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जैसे गंगा यमुना के आसपास का जो उपजाऊ क्षेत्र है वहाँ पर, और इसके अलावा नीचे और साउथ की तरफ बढ़ना इन्होंने शुरू कर दिया। तो देखिए जो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वहाँ पर इनके केंद्र बन गए, और इसी कारण उत्तर वैदिक आर्यों का राजनीतिक जीवन जो है, अब पहले तो ये यहाँ रहते थे, अब इनकी जगह चेंज हो गई, तो यहाँ से क्या हुआ, इनका जो राजनीतिक जीवन है वो अलग हो गया। अब देखिए इनके बड़े बड़े राज्य जो हैं स्थापित हो जाते हैं। पहले छोटे छोटे से इनके एरिए थे, गाँव में रहते थे शुरुआत में। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो राजनीतिक जीवन है उसका वर्णन इस प्रकार से है। देखिए मैं सेम लाइन नहीं पढ़ता हूँ, मैं अपने जो भी मतलब माइंड में इससे रिलेटेड आता है मैं बोल देता हूँ। आप लोग ये मत सोचना कि ये बिल्कुल डिट्टो पढ़ रहा है या डिट्टो नहीं पढ़ रहा। तो आगे देखते हैं राज्य के बारे में। तो देखिए जो वैदिक काल था उसमें जो ये राजतंत्रीय सिस्टम था वो काफ़ी फेमस हो गया था। कहीं कहीं पर गणराज्यों का वर्णन मिलता है। गणराज्यों का मतलब है यहाँ पर लोग अपने प्रतिनिधि चुनेंगे और वो फिर सिस्टम को चलाएंगे। और कहीं पर हमें राजवंश का सिस्टम मिलता है कि एक राजा होगा, आगे फिर उसका बेटा राजा, उसका बेटा, ऐसा सिस्टम भी उस टाइम पर था। जो राज्य बने थे उस टाइम पर वो भौगोलिक आधार पर बनाए गए थे। इस समय में देखिए राज्यों और राजवंशों में परिवर्तन देखने को मिलता है। ऋग वैदिक काल में देखिए हमें भरत, पुरु, ये वंश हमें देखने को मिलते हैं। अब क्या है, इनके स्थान पर कौशल, काशी, पांचाल, शूरसेन, ये वंश अब आ गए थे। राज्यों में जो राजनीतिक संगठन था उसमें हमें कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला था। इसके बाद देखिए राजा की बात करते हैं। अब क्या हुआ था, जो उत्तर वैदिक काल था उसमें बड़े बड़े राज्य बन गए थे। अब फिर राजा भी फेमस हो गया था। राजा की प्रतिष्ठा, संपत्ति, उसकी जो पावर है वो भी पहले से बढ़ गई थी। इससे पहले राजा जनता के द्वारा चुना जाता था, अब ये सिस्टम जो है खत्म हो गया था। अब वंशानुगत राजा बनने लग गए थे और राजा को कोई भी दंड नहीं दे सकता था। और उसने अनेक तरह के राजा जो है उपाधि धारण करने लग गए, जैसे सम्राट, भोज, विराट आदि। राजा के पास जो है पूरे राज्य के सारे अधिकार थे। खुद वो कानून बनाता था, उनको लागू करता था, और जो कानून नहीं मानता था उनको फिर दंड देता था। सेना का देखिए सर्वोच्च अधिकारी सेनापति होता था। राजा अपने अंडर में न्यायाधीश रखता था, वो फिर फैसले सुनाता था राजा की, और उस राजा के मतलब साथ डिस्कशन करके।
वैदिक साहित्य में देखिए जो अत्याचारी, क्रूर, निरंकुश राजा है उसकी निंदा की गई है। इसलिए राजा को अपने कर्तव्यों की ओर पूरा पूरा ध्यान जो है रखना पड़ता था। अब हम बात करते हैं प्रमुख अधिकारी। अब राज्य बढ़ गए थे तो राजा अकेला भी नहीं संभाल पाएगा, तो अब राजा को क्या है, ऑफिशियल्स की जरूरत पड़ने लग गई थी। तो बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हो गई, प्रशासन संबंधी काम भी बढ़ गए, फिर यहाँ पर अधिकारियों की संख्या भी बढ़ गई। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, 4 वेद हम लोगों ने पढ़े थे, 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो हर एक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ थे। जो शतपथ ग्रंथ है उसमें 11 तरह के अधिकारियों का जिक्र है, जिनमें देखिए सेनानी, पुरोहित, युवराज, ग्रामीण आदि थे। राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे और इनका जो वेतन है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है कि राजा इनको कितना वेतन देता था। आगे बात करते हैं। देखिए ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति होती थी। अब इनकी जो दशा है वो पहले से खराब हो जाती है, इनका महत्व जो है वो कम हो जाता है। इसका कारण ये है कि अब राजा के जो अधिकार हैं वो बढ़ जाते हैं। इनका जो अस्तित्व है वो अब भी है। उत्तर वैदिक काल में भी सभा समिति है। अथर्ववेद से पता चलता है कि सभा जो है ये गांव की संस्था होती थी और गांव के जो लोकल लेवल पे छोटे मोटे काम हैं वो ये करते थे। विद्वानों का ये मानना है कि जो ग्राम सभा है उसको चलाने के लिए राज्य से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती थी, मतलब राजा जो है आर्थिक सहायता करता था। फिर आगे देखिए सभा के बाद है समिति। समिति का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। अब देखिए राज्य की जो केंद्रीय संस्था है उसकी तरह ये काम करने लग गई थी। सभा की तरह समिति में भी जो समस्याएं हैं उन पर वाद विवाद होता था। उपनिषद काल में समिति की बैठकें राजा की अध्यक्षता में होती थी, परंतु बाद में क्या हुआ, समिति का महत्व जो है जाता रहा, बाद में इसकी कंडीशन जो और ख़राब हो जाती है। फिर देखिए जुडिशरी सिस्टम उस टाइम पर क्या था, न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो राजा के अधिकार बढ़ गए थे, राजा के पास ज़्यादा पावर हो गई थी, अधिकारियों को दंड देने का काम राजा का था। तो न्याय संबंधी तो देखिए जो न्याय प्रदान करना है वो राजा का काम है। तो राजा क्या करता था उस टाइम पर, अपने अंडर में न्यायाधीश नियुक्त करता था। सभी लोगों के लिए कानून समान थे। दंड देते समय अपराधी की कंडीशन देखी जाती थी। देखिए उस टाइम पर देश से बाहर निकालना, शारीरिक यातना देना, आर्थिक जुर्माना लगना, इस तरह के दंड जो है दिए जाते थे। पिता को पुत्रों में संपत्ति का विभाजन करने का उस टाइम पर अधिकार था। स्त्रियों को संपत्ति नहीं दी जाती थी उस टाइम पर। इसके बाद देखते हैं युद्ध विधि। अब देखिए पहले ऋग्वैदिक काल में छोटे छोटे ग्रुप में या छोटे छोटे गांवों में रहते थे। अब इनकी संख्या बढ़ गई है तो इनके युद्ध जो आपस में भी होने लग जाते हैं। पहले नदियों के किनारे या खुले मैदान में युद्ध लड़े जाते थे, अब ऐसा नहीं है। सेना जहाँ पे भी आमना सामना होता था सेना का, वहीं पर युद्ध इनका हो जाता था। देखिए जो उत्तर वैदिक काल है उसमें जो युद्ध के तरीके हैं, जो अस्त्र शस्त्र हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे पहले उनके पास अस्त्र थे वही अब यूज हो रहे हैं, परंतु अब आर्यों के आपसी युद्ध जो है बढ़ जाते हैं। इससे फिर सैनिकों का जो महत्व है वो भी बढ़ जाता है। ऋग्वैदिक काल में क्या था, जो युद्ध थे वो सामान्यतः नदियों के किनारे या तट पर लड़े जाते थे, परंतु अब क्या है, जहाँ पर ये विद्रोही परंतु अब देखिए जहाँ पर भी विरोधी सेना आमने सामने आ जाती थी वहीं पर लड़ाई शुरू हो जाती थी। लड़ाई में छल कपट का सहारा नहीं लिया जाता था और शरण में आए शत्रु का वध नहीं करते थे, और यदि कोई बिना अस्त्र के है तो उसके ऊपर भी वार नहीं करते थे। ऐसा है निशस्त्र पर भी वार नहीं करते थे। तो अब देखिए जितना भी हमने मैटर पढ़ा इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या इसका कंक्लूजन है।
वैदिक साहित्य में प्रतिबिंबित आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक दशा के अध्ययन से स्पष्ट है कि ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में उत्तर वैदिक काल के आते आते बहुत परिवर्तन आ गया है, जिसका कारण क्या है? बड़े बड़े राज्यों का निर्माण तथा राजा की शक्ति में वृद्धि होना है। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हमने उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा है। इस काल में आर्यों की क्या कंडीशन थी, उनका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन कैसा था। सामाजिक, आर्थिक हो गया, और धार्मिक जीवन के बारे में हम उन लोगों ने पढ़ा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।